Hey there, welcome to my channel KDG Classes. So today we are starting with the economics part and the book which we are referring to is by T.R. Jain and V. Curie और पहला पोर्शन हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करें ताकि हमारा सिलेबस जो है जल्दी कवर अप हो जाए. मैक्रो का फिर हम डिटेल में करेंगे, ठीक है. तो इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करें, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये जो एडिशन है ये 21-22 का है और ये न्यू एडिशन है तो हम इसको ही रेफ़र करेंगे. So let's get started. So the chapter is Indian economy on the eve of independence. तो before going ahead, let us understand what does this heading mean to us. Indian economy मतलब इंडिया की economy. On the eve of independence माने independence से पहले means during the British rule. So we are talking about in this chapter about the Indian economy during the British rule. Now let us see this focus zone. The chapter focuses on features of the Indian economy on the eve of independence and the way it suffered colonial exploitation at the hands of the British government in India. Okay, so let's go ahead. Before going ahead, that is with our topic, that is overall features of the Indian economy on the eve of independence. मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ. देखो, हमें ये पता है कि हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे, इंडिपेंडेंस कब मिली थी इंडिया को, दैट इज़ इन 15 अगस्त 1947. लेकिन यू आर लेस फेमिलियर एंड few of you don't know only कि कब ब्रिटिश आए थे इंडिया में. तो दैट वाज थोड़े जर्नल नॉलेज के लिए भी, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, दोनों पॉइंट को देख के मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रिटिश रूल है वो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में मिड 18th सेंचुरी में, या अगर आप एग्जैक्टली पूछे 1757 में. दे कम अप इन 1757 और वो 2 सेंचुरीज तक रहे थे. उन्होंने 2 सेंचुरीज तक राज किया था इंडिया पे. 2 सेंचुरीज माने एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, तो 2 सेंचुरीज माने 200 ईयर्स. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विद आवर टॉपिक. नाउ इसको हम एक टेबल से समझेंगे. इसमें क्या बात की गई है पहले हम ये देख लेते हैं. पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया है प्रायर टू ब्रिटिश रूल और दूसरा पॉइंट जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये 2 पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. सो लेट्स गो अहेड विद इट. सो हेयर आई हैव मेड अ टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. देखो, पहला पॉइंट है प्रायर टू ब्रिटिश रूल, दूसरा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. पहली चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करें दैट इज़ इकोनॉमी. तो अगर ब्रिटिश रूल से पहले की बात हो रही है, ये देखो 3 फेज में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे. ये हो गया आपका ब्रिटिश रूल. इस चैप्टर को मतलब कि जितने भी सीक्वेंशियल 2 to 3 चैप्टर्स मिल रहे हैं वहाँ पे हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है. ब्रिटिश रूल, प्रायर टू ब्रिटिश रूल या प्री ब्रिटिश रूल और आफ्टर द ब्रिटिश रूल, आफ्टर इंडिपेंडेंस. बोले ये 3 स्टेजेस हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं और इनके रिस्पेक्ट में ही हम पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे, ठीक है. चलो देखो, तो पहला इकोनॉमी का पॉइंट. अगर हम प्री ब्रिटिश रूल की बात करें, ब्रिटिश राज नहीं था, उससे पहले की बात करें, तो दैट इकोनॉमी वॉज विब्रेंट एंड प्रॉस्परस. नाउ व्हाट डज दिस मीन टू अस? क्विक और सक्सेसफुल इकोनॉमी थी, मतलब कि अच्छा खासा इनकम आ रहा था, रुकी हुई इकोनॉमी नहीं थी, सक्सेसफुल थी, अच्छे से जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे हम. लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पे स्टेगनेंट हो गए, बैकवर्ड हो गए. स्टेगनेंट माने जहाँ से आपको लेस इनकम होती हो या फिर इनकम होती ही ना हो, स्टेगनेंट. ये जो हम फीचर्स पढ़ेंगे ना वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में हम करेंगे इसको. तो स्टेगनेंट माने कोई भी ग्रोथ ना होना इनकम में. और बैकवर्ड तो थी हमारी इकोनॉमी क्योंकि बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम था, ठीक है. वो हम डिटेल में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमी में, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट. देन नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर प्री ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था? सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी थी, किसी पे भी डिपेंड नहीं थी, खुद काम करती थी, अपना खुद पे डिपेंडेंट थी, ना किसी से पैसे वैसे लेने, ठीक है. और सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि कल्टिवेटर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड, देमसेल्व्स वर द ओनर ऑफ द लैंड. अगर अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में, तो वहाँ पे कल्टिवेटर्स ओनर नहीं होते थे लैंड के. ओनर ऑफ द लैंड वर डिफरेंट एंड टिलर्स वर डिफरेंट, सो दे बोथ हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है. नाउ लेट अस कम टू दिस सेकेंड पॉइंट during the British rule of agriculture sector, that is it was exploited as a source of revenue. अब ये क्या है? exploited मतलब यूज़ किया है, यूटिलाइज किया है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर यूज़ किया जाता था, यूटिलाइज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि एज अ सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए, अपनी इनकम जनरेशन के लिए वो हमारे एग्रीकल्चर को यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है. इकोनॉमिक्स में आप वर्ड बाय वर्ड लेके चलो, उसको मीनिंग निकालो उसका और फिर समझो, एवरीथिंग विल बी डैम क्लियर टू यू.
Okay, now the third point comes as the industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर हम प्रायर टू ब्रिटिश रूल की बात करें तो हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे और वहीं से हमारा जो है बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता था। थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस थे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और वहीं से हमारी इनकम जनरेशन भी अच्छे से होती थी। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, ये डिस्ट्रॉय कर दी गई। डोमेस्टिक मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमारे गुड्स का डोमेस्टिक मार्केट था उसको। अब डोमेस्टिक मार्केट को यूज़ किया गया किस लिए? उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। क्या करते वो? हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो वहाँ से निकल गया। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, अपनी फैक्ट्रीज़ में बनाया, अपनी फैक्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट निकला वो हमें बेचने लगे, हमारे मार्केट में बेचने लगे। तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट किसके अंडर कंट्रोल में चला गया? ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में चला गया। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम प्रायर टू ब्रिटिश रूल की बात करें तो सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते थे और हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा चल रहा था। ग्लोबल रेपुटेशन, वी इंजॉयड अ ग्लोबल रेपुटेशन, मीन्स हर एक हमारी जो क्राफ्टमैनशिप था, जो वर्क है हमारा, वो सबको पसंद आता था। यहाँ पे ये पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस for fine quality metal and the precious वर्क दैट इज़ बीन डन। तो मेटल और जो ये प्रीशियस स्टोन वर्क है ये किसके लिए फेमस था? दैट इज़ फॉर द एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप। और सिल्क और जो कॉटन है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो फेमस थे। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल का वो इनकरेज कर दिया गया और इम्पोर्ट भी करते थे हम। तो एक्सपोर्ट तो करते ही करते थे रॉ मटेरियल का, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे दिमाग में डालने की है कि एक्सपोर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल करते थे और किसी चीज़ का एक्सपोर्ट हम नहीं करते थे। और इम्पोर्ट जो ब्रिटिश के फिनिश्ड गुड्स हैं उनका हम इम्पोर्ट करते थे। तो ये जो सारा मैटर हमारा लिखा गया ये हमने उस टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या क्या फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी। तो पहला फीचर है हमारा स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होता है? चलो देखो अब। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली स्टेगनेंट। अ स्टेगनेंट इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ। तो ये क्या है इन इनकम? ये क्या है? स्टेगनेंट इकोनॉमी की डेफिनेशन भी बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली जो इकोनॉमी बहुत ही कम या फिर कोई भी ग्रोथ ना दिखाए इनकम में, इनकम जनरेशन हो ही ना या बहुत कम इनकम जनरेट हो, ये होती है हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो ये आपको समझ में आ गया हमारी इकोनॉमी ऐसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली ऐसा तो होना ही था, हमारे रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में उन्होंने कंट्रोल करके बैठ गए हैं, तो हम क्या करें? एक्सपोर्ट करते थे हम, वहाँ से अच्छी सी इनकम जनरेशन होती थी, वो भी ख़राब कर दिया। फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से हम पैसे लेते थे, वो भी इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, सब कुछ हमारी शटर डाउन कर दी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को। तो वहाँ से ऑब्वियसली इनकम जनरेशन होगी ही कैसे? देन सेकेंड पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। लेकिन देयर वर पीपल हु वर कंसर्न्ड हु एस्टिमेटेड आर नेशनल पर कैपिटा इनकम। हु वर दे? दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिनलिस शिरस, वी.के. आविराव एंड आर.सी. देसाई। दे वर द नोटेबल इंडिविजुअल्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया अटेम्प्ट किया टू एस्टिमेट हमारी इंडियन इकोनॉमी के नेशनल और पर कैपिटा इनकम को। और ऑब्वियसली ये तो होना ही था कि अगर ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं कंट्री पे वो अगर उस चीज़ के लिए अपोजिट हैं, वो सपोर्ट नहीं करते और जो इंडिविजुअल्स उसको सपोर्ट करें तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स बीन देयर। चलो आगे देखो। जो मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट्स थे, जो एस्टिमेट हुए थे, उन्होंने क्या रिवील किया था कि जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वो 2% से भी कम थी और जो हमारी पर कैपिटा आउटपुट था पर ईयर वो 0.5% था। इतनी कम, यू मे सी दैट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द
पीपल वर मिजरेबली लो। अभी आप दिख ही रहा है हमें पर कैपिटा इनकम और ये एग्रीगेट रियल आउटपुट इनकी कहाँ स्टैंड करते हैं ये और किस टाइम पीरियड में। तो हम ऑब्वियसली देयर विल बी क्योंकि स्टैंडर्ड्स कब मेंटेन होते हैं, जब इनकम होगी तभी तो स्टैंडर्ड आएगा, इनकम नहीं होगी तो कैसे स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है। देन एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर द रिकरिंग फिनोमिना। तो चलो ठीक है, पैसे नहीं हमारे पास, वो कहाँ से अब हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करें, लेकिन ये फेमाइंस और ये भी हमारा कंट्री में उस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट थी। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। इकोनॉमी को बैकवर्ड जब कहते हैं जब उसकी बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम हो, ठीक है। और 1947 टू 48 की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट ₹230 विच इज़ वेरी लेस। पर कैपिटा इनकम होती है हर एक पर्सन की इनकम, और कितनी थी, सिर्फ ₹230। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। Then the bulk of population was very poor. Obviously, if you see that this much less per capita income, तो poor तो होना ही है। Without sufficient food, clothing, shelter, basic needs नहीं थी, widespread unemployment थी। और unemployment का major point हम कहाँ से लेके आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी। तो ये सारा हमारे बैकवर्ड इकोनॉमी में आ गया। देन थर्ड इज द डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, एंड इट वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे क्या था कि 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में, मतलब कि 72 लोग जो है ना परसेंट ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लग रहे हैं। हर 100 में से 72% एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है। और अब चलो ठीक है, एंगेज या नो इश्यूज, लेकिन कंट्रीब्यूशन की बात करें उनका जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो सिर्फ 50% आया था। 72% एंगेज है, लेकिन कितना कंट्रीब्यूट करें जीडीपी में, सिर्फ 50%। तो यहाँ से बैकवर्डनेस ही बता रहे हैं। ये जो सेक्टर है दैट सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू विच इट हैड लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये जो एग्रीकल्चर है इसका एक एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लीक माने स्लो, स्टेगनेंट, लेस ग्रोथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो पहले ब्रिटिश रूल से पहले अगर हम बात करें अच्छा खासा काम चल रहा था हमारा, लेकिन सिस्टमैटिकली उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हुआ हमारा सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज़। ये सारे पॉइंट्स जो है ना इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, फॉरेन ट्रेड का, ये पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डोंट टेक टेंशन कि यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, वहाँ पे A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको ख़राब कर दिया गया। हैवी इंडस्ट्रीज जो थी दैट शुड बी ग्रोथ, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए इंडस्ट्री है, बहुत ही कम ग्रोथ दिखा रही थी ये। और अगर हम बात करें जो कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट है, इनको हम इम्पोर्ट करा करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी एडवांस्ड इंडस्ट्रीज नहीं थी कि हम प्रोड्यूस कर सकें कुछ को, एज वेल एज जो थी वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रही थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी कम हेड विद दिस फिफ्थ, दैट इज हेवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। पहले तो हम एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते थे, इम्पोर्ट तो करते ही नहीं थे। इम्पोर्ट मतलब कि दूसरी कंट्रीज में से अपनी कंट्री में सामान लाना, ठीक है। तो कंट्री वॉज हेविली डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आर्म फोर्सेस थी कंट्री की, वो वहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो भी हम इम्पोर्ट करते थे। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स, जो बेसिक चीज़ें हैं ये भी हम इंपोर्ट करते थे। तो आप सोच सकते हो अगर इतना छोटी छोटी चीज़ भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट का पोर्शन होगा। ये चीज़ दिमाग में रखो कि इंपोर्ट जो कर रहा है वो डेवलप्ड नहीं है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो डेवलप्ड है। या फिर ऐसे करो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस रखो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू आर एक्सपोर्ट। Then sixth is the limited urbanization. Now what is this? मतलब कि शहरों में जो लोग रहते वो बहुत ही कम परसेंटेज थी। 1948 की बात करें तो 14% अर्बन एरियाज़ में थे और 86 जो हैं हमारे रूरल एरियाज़ में थे। तो कितनी कम परसेंटेज हमारी अर्बन एरियाज़ में रह रही है।
अर्बन एरियाज़ में रहने का बेनिफिट ये है कि आपको बेसिक सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और पॉवर्टी से आप निकलेंगे, क्योंकि शहर में वही रहते हैं दैट कुड अफोर्ड। और अगर लेस अर्बनाइजेशन है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन है, दैट शोज पॉवर्टी इन इटसेल्फ। देन सेवन्थ इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, मिक्सड इकोनॉमी इज द सेकंड नेम ऑफ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडल, फ्यूडल मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल, और नॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब पूरी तरह ना तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थी, ना ही प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल के अंडर थी। इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी, इट वॉज अ सेमी फिडल इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमी जो है दैट हैड अ मिक्सचर ऑफ फिडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि दोनों का मिक्सचर होता है ऐसी इकोनॉमीज। और फेडरलिस्टिक मोड्स जो है वो लेस प्रोडक्टिविटी लेके आता है, और लेस प्रोडक्टिविटी बैकवर्डनेस लेके आता है। तो यही पॉइंट, ये जो 7 है ये आपके मेन फीचर्स हैं ड्यूरिंग दी on the eve of the independence. ठीक है, briefly we can state that on the eve of independence Indian economy was characterized with very low level of economic development. It was developed only to the extent it could serve the colonial interest of the British government. हाँ, तो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ही लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि बहुत ही कम डेवलपमेंट थी। और कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, वो भी क्यों हुई, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही थी वो किसको बेनिफिट करी थी, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट करी थी। वो पॉइंट है कि जो रेलवे है, पोर्ट्स है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, ये डेवलप किए गए थे। ये इससे हमें ये तो फ़ायदा हुआ, लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बनाई गई थी, ये ब्रिटिशर्स के लिए बनाई गई थी, ताकि वो ईजिली इन्हें इतना बड़ा स्विस कैनाल का भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, टर्न करके नहीं जाना पड़े, और लाइक उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो, वो कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे वो रहते थे हमारे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और वहाँ से वो अपने क्वीन से कन्वर्सेशन करते रहे, तो वहाँ के लिए भी इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में लिया गया था, वो उनके लिए रिस्पेक्ट में लिया गया था, हमारा कोई बेनिफिट नहीं देखा गया था उसमें, लेकिन हमें उसे इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ। So in the next video we'll be talking about the state of agriculture sector. Till then, see you in the next video. Keep watching KDG classes and please like, share and subscribe to my channel.